Good morning, students. Part 4 Haloalkanes and Haloarenes, Class 12th Chemistry. Now, the physical properties of alkyl halides. They are colorless when pure. However, bromides and iodides develop color when exposed to light. And many volatile halogen compounds have sweet smell. So, it is the physical properties related to the alkyl halides. Now, the main physical properties are melting and the boiling points. Ethyl chloride, methyl bromide, ethyl chloride and some chlorofluoromethanes are gases at room temperature. Higher members are liquids or solids. As we have learnt, molecules of organic halogen compounds are generally polar. Fine. अब देखिए जो लोअर मेंबर्स के अल्काइल हैलाइड्स हैं वो गैसेस होंगी, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा अगर आपका अल्काइल हैलाइड तो वो लिक्विड हो गया, और हैवी मेंबर्स आपके सॉलिड्स हो गए. एंड जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स के, दे आर जनरली व्हाट, दे आर पोलर, and due to greater polarity as well as higher molecular mass as compared to the parent hydrocarbon, the intermolecular forces of attraction, that is dipole and van der Waals, are stronger in halogen derivative. तो अब क्योंकि यहाँ बॉन्ड भी पोलर है और यहाँ पे आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन भी है, फाइन, तो दोनों ही चीज़ें होने की वजह से यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दो तरीके के, एक डाइपोल और दूसरा वैन डर वाल फोर्सेस, and they are stronger in halogen derivatives. That is why the boiling points of chloride, bromides and iodides are considerably higher than those of the hydrocarbons of comparable molecular mass. तो अगर हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करें उन हाइड्रोकार्बन से जिनका मास उनके बिल्कुल बराबर है, तो आप देखेंगे कि जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड्स हैं आपके, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर रहेगा. फाइन. Big why? Because they have dipole as well as van der Waals interaction both. So the attractions get stronger as the molecules get bigger in size and have more electrons. The pattern of variation of boiling points of different halides is depicted in figure 10.1. तो आप देख सकते हैं boiling point का pattern है figure 10.1 में. For the same alkyl group, the boiling point of alkyl halides decrease in the order. तो सबसे ज़्यादा अगर आप एल्काइल चेन कांस्टेंट रख दें और आप सिर्फ हैलोजन्स को वेरी करें तो आप देखेंगे कि आर आई, आर बी आर, आर सी एल में आपका जो आर आई है कंपैरिजन में आर आई का जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द आर बी आर एंड आर सी एल और आर एफ. This is because with the increase in size and mass of the halogen atom, the magnitude of van der Waals forces increases. Because जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा हैलोजन एटम का, मास बढ़ता जाएगा हैलोजन एटम का, जो van der Waals फोर्सेज हैं वो इंक्रीज़ करते जाएंगे, और van der Waals फोर्सेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज़ करता जाएगा. सो द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग. अब हम आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स की बात करें तो जैसे दिस इज़ एन ब्यूटाइल and this is another the secondary bromide and this is the tertiary bromide or the isobutyl bromide. fine. तो इन तीनों में अगर हम देखें तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा. तो आइसोमेरिक हैलोअल्केन्स में विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग दी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज सरफेस फिनोमिना, जितना कम सरफेस रहेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. सो यहाँ देखिए ब्रांचिंग में सरफेस कम हो गया तो हियर इट इज़ हैविंग द लेस बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी और द प्राइमरी. सो फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द 3 आइसोमर्स. ये तीनों ही आइसोमर्स हैं आपके ब्यूटेन के, बेसिकली एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड के तीनों आइसोमर्स हैं, या फिर आप बोलें ब्रोमो ब्यूटेन के आइसोमर्स हैं तीनों. तो तीनों में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका प्राइमरी का रहेगा, when secondary at least will be the tertiary. 375, 364 and 346. Now boiling points of isomeric dihalobenzenes are very nearly the same. अगर आप isomeric dihalobenzenes लेंगे जैसे कि आप यहाँ पे देखें ये isomeric dihalobenzenes हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम है. हाउएवर द पैरा आइसोमर्स आर हाई मेल्टिंग एज कम्पेयर टू दी ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर. बॉइलिंग पॉइंट अगर आप देखें तो बॉइलिंग पॉइंट तो ऑलमोस्ट सेम है 446, 453, 448, लेकिन आप अगर मेल्टिंग पॉइंट को देखें तो मेल्टिंग पॉइंट में पैरा का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू दी ऑर्थो और दी योर मेटा. ऑर्थो एंड मेटा, ऑर्थो मेटा के कंपैरिजन में योर पैरा का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इज़ वेरी मच ग्रेटर.
अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों ग्रेटर है पैरा का? बिकॉज पैरा में सिमेट्री है। सिमेट्री होने की वजह से दे बेटर फिट इन द क्रिस्टल लैटिस एज कम्पेयर द ऑर्थो एंड द मेटा आइसोमर्स. दैट इज वाई द पैरा आइसोमर always have the highest melting point. So it is due to symmetry of para isomers that fits in the crystal lattice better as compared to the ortho and meta isomers. और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट आपका पोलैरिटी पर डिपेंड करता है. जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी कंपाउंड में, जितना ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतनी इंटरैक्शंस होंगी, उतना ही ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा. नाउ द डेंसिटी. ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हेवियर देन वाटर. चाहे आप ब्रोमो डेरिवेटिव ले, आइडो ले, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ले, ये सारे वाटर से ज़्यादा हेवियर हैं. द डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम, हाइड्रोजन आइटम्स एंड एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन आइटम. अब डेंसिटी क्यों बन रही है? क्योंकि जब आपका कार्बन नंबर इंक्रीज़ करेंगे, हाइड्रोजन आइटम इंक्रीज़ करेंगे या एटॉमिक मास हाइड्रोजन का इंक्रीज़ करेगा, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली आपकी अल्काइल हैलाइड्स की क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दी वाटर. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंसिटी गिवन है. क्लोरोप्रोपेन 0.89, जैसे जैसे ब्रोमाइड हो गया ये 1.3 हो गया, आयोडीन लग गया था 1.7. हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है. नेक्स्ट देखें, 2 क्लोरीन थे 1.3, 3 क्लोरीन हो गए 1.4, 4 क्लोरीन होते 1.5. अगेन नंबर ऑफ, जैसे ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज़ कर रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है. तो डेंसिटी इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. कार्बन एटम के इंक्रीज़ करने से भी डेंसिटी इंक्रीज़ करती है, हाइड्रोजन एटम्स के इंक्रीज़ करने से बनती है, और एटॉमिक मास भी हाइड्रोजन एटम के बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज़ करती है. नाउ द सॉल्युबिलिटी. अब सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो हमने पढ़ा है कि आपके जो अल्काइल हैलाइड्स है दे हैव द पोलर बॉन्ड. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से बॉन्ड इज पोलर. सो बॉन्ड पोलर है तो वो वाटर में सॉल्युबल होने चाहिए, बट एक्चुअल में दे आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. They are soluble but very slightly soluble in water. In order to dissolve haloalkane in water, the energy is required to overcome the attractions between the haloalkane molecules and break the hydrogen bonds between the water molecules. अगर haloalkane water में dissolve हो तो उसके लिए क्या requirement है कि उसको basically इतनी energy चाहिए कि वो जितने भी haloalkane molecules के अंदर interactions हैं उनको overcome कर दे और पानी में जो present hydrogen bonds हैं उनको break कर दे. ठीक है ना. अगर हम चाहें कि हेलोअल्केन वाटर में डिज़ोल्व हो जाए तो वी रिक्वायर दैट मच एनर्जी कि जो भी हेलोअल्केन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन है वो निकल जाएं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स में है वो ब्रेक हो जाएं. जब ये दोनों चीज़ें ओवरकम हो जाएंगी तो आपका हेलोअल्केन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा. सो व्हेन यू डिज़ोल्व हेलोअल्केन इन वाटर तो दैट मच एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड. इतनी एनर्जी नहीं रिलीज़ होती कि वो हेलोअल्केन के मॉलिक्यूल्स का भी इंटरैक्शन तोड़ दे और वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड्स का भी इंटरैक्शन तोड़ दे. तो इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होती. दैट इज़ वाई देर आर स्लाइटली सॉल्युबल. So less energy is released when new attractions are set up between the haloalkane and the water molecules, as these are not strong as the original hydrogen bonds in the water. As a result, the solubility of haloalkane in water is low. So जब आप haloalkanes को वाटर में मिक्स करते हैं तो उनसे जो न्यू अट्रैक्शंस प्रोड्यूस होंगी उन अट्रैक्शन से इतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाएगी कि वो पुरानी अट्रैक्शंस को ब्रेक कर सके और नई अट्रैक्शंस इंक्रीज़ कर सके. So that is why the solubility of haloalkanes in water is low. However, haloalkanes tend to dissolve in organic solvents. अब देखो वाटर में तो स्लाइटली डिजॉल्व होते हैं बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं बिकॉज the new molecular attractions between the haloalkane and solvent molecules have much the same strength as the one being broken in the separate haloalkane and the solvent molecules. Because जब आप haloalkanes को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो जो न्यू इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस डेवलप होगी haloalkane और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स में उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगा. या जब आप उसे मिक्स करेंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी कि जो पहले वाली उनकी इंटरैक्शंस थी जो haloalkane के मॉलिक्यूल्स और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरैक्शंस हैं उनको ब्रेक कर सकें. So that is why your haloalkanes they get dissolved in the organic solvent but not in the inorganic but not in the inorganic or you can say polar solvent. Now next is the chemical reactions. So chemical reactions of haloalkanes may be divided into following categories. तो हम यहाँ 3 कैटेगरीज पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस की. अल्काइल हैलाइड आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शंस विद मेटल. So first of all I will discuss about the nucleophilic substitution reactions. अब नाम से ही पता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट.
न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट मतलब अगर आप RX को देखें, दिस X इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, सो दिस इज अ बेसिकली लिविंग ग्रुप, क्योंकि रिएक्शन अब हम केमिकल प्रॉपर्टी अल्काइल हैलाइड की पढ़ रहे हैं, तो रिएक्टेंट आपका वहाँ पे क्या होगा, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड अगर रिएक्टेंट होगा तो दिस नेगेटिव चार्ज स्पीशीज नाउ विल बी नोन एज दी लिविंग ग्रुप। और आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आप लें और इसकी रिएक्शन कराएं अल्काइल हैलाइड से, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस लिविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा या सब्स्टिट्यूट कर देगा और आपका प्रोडक्ट बनेगा RNU। दिस इज द न्यूक्लियोफाइल जो सब्स्टिट्यूट कर गया हैलोजन को। सो नाउ न्यूक्लियोफाइल इज सब्स्टिट्यूटिंग द halogen atom, that is why this reaction is nucleophilic substitution reaction. So, or you can say that nucleophile is negatively charged, this X is partial negative and nucleophile is also negative, so negative charge is replacing the negative charge or nucleophile is replacing the other nucleophile. Fine, this nucleophile is replacing the other nucleophile and this nucleophile is known as the leaving group now because it has to leave the bond. So when nucleophile replaces the other nucleophile or the leaving group, the reaction is known as the nucleophilic substitution reactions. Now you have learnt in class 11 that nucleophiles are electron-rich species. They are electron-rich species. They are having the negative charge or they have the lone pairs. Therefore, they attack at that part of the substrate molecule which is electron deficient. तो ये वहाँ पे attack करेंगे जो electron deficient है. So the reaction in which a nucleophile replaces ऑलरेडी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियोफाइल इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल किसी ऐसे ग्रुप को रिप्लेस करे जो खुद भी न्यूक्लियोफाइल है। अब देखो ये जो डेल्टा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है हैलोजन पे, ये खुद भी न्यूक्लियोफाइल है। अपकमिंग न्यूक्लियोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now haloalkanes are substrate in this reactions। अब ये haloalkanes क्या है इस रिएक्शन में, substrate या हम कहें reactant। In this type of reaction a nucleophile reacts with the haloalkane। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, nucleophile haloalkane से react करेगा having a partial positive charge on the carbon atom bonding to the halogen। और यहाँ जो भी आपका haloalkane होगा उसके कार्बन पे कैसा चार्ज होगा, partial positive। So basically nucleophile आपका कहाँ अटैक करता है, इस R ग्रुप पे अटैक करेगा which is partial positive charge and this bond will leave in this manner। This nucleophile will attack on the carbon atom, sorry, this nucleophile will attack on this R group or the carbon atom which is positively charged in this R group and this X will leave। So this is nucleophilic reaction, substitution reaction। A substitution reaction takes place and halogen atom called the leaving group departs at halide ion। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया halide ion आपका निकल जाएगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ लिविंग ग्रुप। Since the substitution reaction is initiated by nucleophile, it is called nucleophilic substitution reaction। अब क्योंकि ये रिएक्शन कौन स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करता है, इसलिए हम इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। Now you can see in this figure this nucleophile is coming, this is the CX bond, this carbon is positive and X is negative and nucleophile attack on this carbon, this X leaves। So this is the new product now and this is halide ion which is the living group। So it is one of the most useful classes of organic reactions of alkyl halide in which halogen is bonded to sp3 hybridized carbon and the products formed by reaction of haloalkanes with some common nucleophiles are given below in this table। So बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस की विच इज़ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हैलोजन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्डिंग कार्बन से बॉन्डेड है और प्रोडक्ट भी देखिए sp3 ही बनता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में sp3 से आप प्रोडक्ट भी कैसे बनेगा, sp3 बनेगा। हाइब्रिडाइजेशन सेम रहती है इस रिएक्शन के अंदर। नीचे टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गिवन है आपको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाउ यू कैन सी RX, NU नेगेटिव, RNU एंड X नेगेटिव। सो ये सारे NU के एग्जाम्पल्स गिवन हैं। All these can act as a nucleophile। Fine। Your NaOH can act as a nucleophile, OH negative, water, RO negative, I negative, ammonia, NH2, all these can act as a nucleophile in this reaction। This is it in this video. In next video I will explain more about the nucleophilic substitution reactions।